नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। ये ड्राइंग का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसके सारे थ्योरी को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे आप लोग और प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और ड्राइंग में और बेसिक साइंस में 40 में से 40 नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाइए। क्योंकि ये जो नोट्स है ये हमारे अकॉर्डिंग बनाया गया है और आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिख कर रखते हैं और आप इसका प्रिंट आउट मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई का सही तरीका नहीं है। सेल्फ नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। पिछला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पढ़ाया और उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिए थे देने के लिए, और उसका वीडियो सोल्यूशन मैंने बनाया है। सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को मैंने डील किया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेस्ट दिए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे पहले चैप्टर का। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेटरिंग एंड नंबरिंग। मतलब जो अक्षर होते हैं ना ड्राइंग में, अक्षर और नंबर को लिखने का भी एक तरीका होता है। रेलवे का सिलेबस देखेंगे ड्राइंग का तो ये चैप्टर का नाम उसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैप्टर रिलेट करता है हमारे ड्राइंग से। और ये बेहद ही छोटा चैप्टर है, बेहद ही कम टाइम का चैप्टर है, इसीलिए मैं इसे पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग इसे समझ लीजिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए एक छोटा सा चैप्टर है 15-20 मिनट का आपके लिए, और हम आपको कम से कम आधे घंटे समय लेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका भी नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाएंगे और इसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट तीसरे चैप्टर पर चलेंगे, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है ड्राइंग को समझने के लिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कोई भी किसी तरह का कोई भी डाउट रहेगा तो हम आने वाले दिनों में मीटिंग लेंगे, जूम मीटिंग पर हम आएंगे, मीटिंग लेंगे। उस मीटिंग में हम आपसे गेट टुगेदर होंगे, बात करेंगे कहाँ डाउट है, किस तरह से प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जहाँ भी समस्या होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और विश्वास के साथ बिल्कुल पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, और आने वाले दिनों में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ड्राइंग का या साइंस की क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि ध्यान से सुनिए, नोट्स को बनाइए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने का जो अनुपात है ना, मैंने पहले भी बताया 2:5 रखिए। 2 बार पढ़िए और 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार पढ़िए 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के अनुपात को फॉलो कीजिएगा, सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे जो नोट्स मेरे सामने आप लोगों को दिख रहे होंगे, इस नोट्स के माध्यम से ही आपको हम डील करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट्सों को हम लोग समझाते हैं, यहाँ पर समझाएंगे सारे पॉइंट्स को और आप उसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये चित्र है और इसमें 2 लेटर लिखा हुआ है। एक ई है, एक क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ठीक है, और एक एन लिखा हुआ है। एक ई लिखा हुआ है और एक एन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो ई है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ई लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ई है। अब आप लोग जो अपने कलम से कुछ भी लेटर को लिखते हैं तो आपको लगता होगा कि ऐसे हम लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग में ऐसा नहीं होता। ड्राइंग में हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। ड्राइंग का जो हम पार्ट बताते हैं कितने तरह का ड्राइंग होता है, तो बताते हैं ना 2 तरह का होता है, एक चित्र वाला होता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विथ मेजरमेंट हर चीज़ होता है, विदाउट मेजरमेंट कुछ भी नहीं होता है। विदाउट मेजरमेंट जो पेंटर होते हैं ना, पेंटिंग करते हैं, वो विदाउट मेजरमेंट करते हैं, लेकिन ड्राइंग में हर चीज़ मेजरमेंट के साथ की जाती है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि पहला सबसे ये नीचे वाला जो लाइन होता है ना, ये वाला लाइन, नीचे वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन, इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस लाइन बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि बेस लाइन से नीचे कोई लेटर का नीचे वाला भाग नहीं रहेगा। मतलब ये बेस लाइन से सारे लेटर ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। इस बेस लाइन से लेटर को कभी नीचे नहीं लिख सकते, चाहे कोई भी लेटर हो। पहला चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दूसरा होता है कि इन दोनों लेटर के बीच में एक गैप मेंटेन करना होता है, और उस गैप जो मेंटेन करेगा उसका सिंबल A1 होता है। A1 से हम लोग इस गैप का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच की दूरी हम लोग मेजर करके रखते हैं, और उतना डिस्टेंस को हमेशा मेजरमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लेटर की हाइट होती है, कितना ऊंचाई पर हम लेटर को लिखेंगे, उसकी हाइट को हम लोग H से यहाँ पे दर्शाते हैं। अभी H1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितना थिक है, ये कितना मोटा है, उसको हम लोग D से इसका सिंबल लिखते हैं, डी से मानते हैं, ठीक है ना। इसका आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, A1 का मतलब क्या है, H1 का मतलब क्या है और D का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं
कि लेटर जो लिखा गया उसकी ऊंचाई को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है, उसके मोटाई को भी ध्यान में रखा गया है, और दो लेटर के बीच में जो गैप है उसको भी ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो इस तरह से ड्राइंग में सारे लेटर को लिखे जाते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे सामने कि ड्राइंग विभिन्न प्रकार के लाइन, चाप एवं संकेत को मिलकर बनाया जाता है। ड्राइंग में आप समझ रहे हैं कि बहुत तरह के आपके लाइंस खींचने पड़ते हैं ड्राइंग में, ठीक है ना, बहुत तरह के आर्क होते हैं जिसको चाप बोलते हैं हम लोग, बहुत तरह के सिंबल का उपयोग करके हम लोग ड्राइंग का निर्माण करते हैं। ये तो क्लियर, इसमें नो डाउट है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ड्राइंग के विभिन्न विमाओं, विमा मतलब डायमेंशन, ड्राइंग के विभिन्न डायमेंशन, नोट्स, शीर्षक मतलब टाइटल इत्यादि को विभिन्न शब्दों एवं अंकों से लिखा जाता है, लेटर और न्यूमेरिकल से लिखा जाता है। उसे हम अक्षरांकन कहते हैं, लेटरिंग कहते हैं, अक्षरांकन कहते हैं, या उसको नंबरिंग भी कहते हैं। अगर नंबर लिखेंगे तो नंबरिंग बोलेंगे, अगर लेटर लिखेंगे तो अक्षरांकन बोलेंगे, लेटरिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे वो इंग्लिश वाले को लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी को लिखेंगे, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसी में कुछ पार्ट बचा हुआ है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है यहाँ पर देखें, अक्षरांकन किसी भी ड्राइंग का वह महत्वपूर्ण भाग है। ड्राइंग में अक्षर साफ, सादे एवं समान मोटाई से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो अक्षरांकन है किसी भी ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, मेजरमेंट के साथ कोई भी लेटर और वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, लेटर या नंबर को नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा, ड्राइंग बेहद ही गंदी दिखेगी और वहाँ पे कोई आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए ड्राइंग के हम लोग कोई भी लेटर को, कोई भी नंबर को एक मेजरमेंट के साथ लिखा जाता है, जो यहाँ पे हमको बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अक्षरांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटरिंग, टाइप्स ऑफ लेटरिंग मतलब अक्षरांकन के प्रकार। तो देखिए अक्षरांकन दो तरीके का होता है, पहला होता है टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी। मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि मुख्य रूप से अक्षरांकन कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। लेकिन इन दोनों का दो दो और टाइप होता है। तो टाइप ए की हम बात करें तो टाइप ए में एक होता है कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर में अक्षरांकन करेंगे, और एक होता है स्मॉल लेटर, ये किसका है, टाइप ए का है। उसी तरह टाइप बी का भी यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो इसका भी दो भाग होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो मुख्य रूप से ड्राइंग जो अक्षरांकन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, टाइप ए और टाइप बी से, लेकिन ये चार प्रकार का होता है। तो पूछेगा कुल कितने प्रकार का अक्षरांकन किया जाता है, कुल कितने प्रकार से हम लोग लेटरिंग को लिख सकते हैं, तो चार प्रकार से लिख सकते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। दोनों में समझ गए ना, दोनों में अलग अलग भाषा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य दो तरीके से लिखा जाता है, देयर आर टू मेन वे ऑफ लेटरिंग। किसी भी लेटर को हम लोग दो प्रकार से ही लिखते हैं, और कुल मिलाकर हम बात करें तो कुल चार तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों लाइन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, समझ लिए होंगे आप लोग। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए कि दो तरह का होता है मुख्य रूप से, और उनके दो दो भाग होते हैं, तो कुल चार तरह का होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन कि लाइन के मोटाई को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार के अनुपात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लाइन के मोटाई, ध्यान रखिएगा, लाइन के मोटाई को व्यक्त करने के लिए, लाइन के मोटाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के अनुपात का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू स्टैंडर्ड रेशियो फॉर द लाइन थिकनेस। लाइन थिकनेस को व्यक्त करने के लिए हम लोग दो प्रकार के रेशियो का प्रयोग करते हैं। मोटाई मतलब यहाँ पर थिकनेस है, ठीक है ना, मोटाई मतलब थिकनेस, कोई कितना मोटा है, पतला है, मोटा है, मतलब उसकी थिकनेस जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मोटा होगा, थिकनेस जिसका जितना पतला होगा वो क्या होगा, उतना ही वो उसकी मोटाई कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दो टाइप के हम लोग अनुपात का प्रयोग करते हैं। जो दो टाइप है क्या, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है, ठीक है ना। टाइप ए की हम बात करें तो टाइप ए में जो थिकनेस होता है ना, उसका जो फॉर्मूला है D=H/14, ठीक है ना। टाइप ए वाले में अगर हम उसकी थिकनेस निकालें, थिकनेस मतलब डी निकालें तो H/14 होता है, ये मोटाई है, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिख लिया मोटाई, लाइन की मोटाई की हम ज्ञात करना चाहेंगे तो D=H/14। H क्या है, हाइट है। अगर आपको हाइट मालूम है, अगर हाइट मालूम है किसी लेटर का, तो आप उसका थिकनेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि H=7 दिया हुआ, ठीक है ना, कोई लेटर की ऊंचाई 7 है, तो हम कितना mm के लीड वाला पेंसिल का प्रयोग करेंगे, किसी
एच हाइट मतलब एच इक्वल टू 7 mm ऊंचाई वाले किसी भी लेटर को लिखना है तो उसके लिए हम किस मोटाई वाले पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो मोटाई निकालने के लिए डी इक्वल टू होता है, ठीक है ना। डी इक्वल टू क्या होता है, एच बाई 14, ठीक है ना। तो एच कितना दिया हुआ है हमारा 7 दिया हुआ है, नीचे कितना है 14, कटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है, मतलब 0.5। इसको कटाएंगे तो 0.5 आएगा। मतलब जो पेंसिल हम लेंगे, जो पेंसिल लेंगे जिसकी जो लीड होगी उसकी मोटाई कितनी होगी 0.5 mm का हम लोग पेंसिल का प्रयोग करेंगे इस लेटर को लिखने के लिए, समझ गए ना। तो डी से ये पता चलता है। और ई जो पेंसिल का प्रयोग करेंगे वो टाइप ए वाला लेटर होगा। कौन सा लेटर होगा, टाइप ए का लेटर होगा, ठीक है। उसी तरह से टाइप बी लाइन का भी थिकनेस होता है। टाइप बी वाले में डी इक्वल टू क्या होता है, h/10 होता है। टाइप बी वाले में क्या होता है, डी इक्वल टू h/10, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो सेम इसी तरह के अगर बोलेगा कि टाइप बी वाले लेटर को लिखना है, टाइप बी वाले लेटर को लिखना है और उसका एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी इक्वल टू h/10, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि h इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, h इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 दिया तो यहाँ भी d निकालेंगे तो h/10 होता है। तो h कितना है 5 है और नीचे क्या है 10 है, क्रॉस करेंगे तो 0.5 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी लेटर की हाइट कितनी है और कौन से टाइप में आप लिख रहे हैं, उसके अनुसार आप पेंसिल का चुनाव कर सकते हैं, उसकी लाइन की थिकनेस को पता कर सकते हैं, मोटाई को पता कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोग पता चल रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइट ऑफ लेटर ए इज 7, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हाइट ऑफ लेटर ए इज 7 mm, फाइंड इट्स थिकनेस डी। तो सेम उसी तरह से हम लोग रख के पता कर लेंगे। अब जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एच क्या अपने मन से लिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, एच अपने मन से नहीं ले सकते हैं। अभी हम जो 5 लिखे थे, 7 लिखे थे, तो क्या अपने मन से लिए थे, नहीं। ये भारतीय स्टैंडर्ड जो होता है ना उसके अनुसार इसको लिया जाता है और उसको हम लोग समझते हैं कि एच कहाँ से आता है, ठीक है ना। जो एच है ना ये वाला एच हम लोग कहाँ से लाते हैं, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं पता। तो आइए हम पता करते हैं कि एच कैसे हम लोग लिखते हैं, इस एच के पीछे राज क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखा कि टाइप ए में डी इक्वल टू मोटाई इक्वल टू h/14 है, 14 है, और टाइप बी में डी इक्वल टू h/10 है। तो ये एच आता कहाँ से है, ठीक है ना। एच के बारे में हम लोग इसमें पता करेंगे। तो आइए देखते हैं अक्षरों एवं अंकों की मानक ऊंचाई एवं चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो के अनुसार IS 46/2003 के अनुसार शब्दों एवं अंकों की मानक ऊंचाई √2 के प्रगतिशील अनुपात में होता है। जो इसकी ऊंचाई होती है √2 के प्रगतिशील अनुपात में होता है, ठीक है ना। और उसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। अपर केस कैपिटल लेटर लिख रहे हो आपको तो 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 और 20 इतना ही mm के ऊंचाई में आप लिख सकते हैं। इससे बड़ा ऊंचाई में लिखेंगे तो ड्राइंग के प्रक्रिया से बाहर होता है। लिख सकते हैं लेकिन ड्राइंग के लिए स्टैंडर्ड दिया गया है। ये क्या है, एच दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल के लिए। अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर के लिए, और स्मॉल लेटर के लिए यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है 2.5, 7.5, 5, 7, 10 एवं 14 mm होता है। और यहाँ 14 तक है और ये 20 तक है। तो कैपिटल लेटर को हम लोग 20 वाले mm की ऊंचाई तक लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर को हम लोग 14 mm की ऊंचाई तक लिख सकते हैं। और ये डिसाइड किया है भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है ना। वो डिसाइड करके दे दिया कि इतना ही के अंदर में लिखना है। अब आपको यहाँ पे याद करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि इसको याद कैसे करना है, एच को कैसे याद करके रखेंगे। पहला बात है कि इसमें 2 तरीके का दिया हुआ है अनुपात, देखिए, ठीक है। एक 2.5 है, ठीक है, 2.5 है पहला, आपको याद करना होगा। दूसरा क्या है, इसको डबल कर दीजिए। 2.5 को डबल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को डबल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को डबल करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2.5, 5, 10 और 20 हो गया, ठीक हो गया ना। तो मतलब 2.5 को हम डबल करते जा रहे हैं तो ये यहाँ तक आ गया 2.5, 5, 10 और 20, ठीक है। इसी तरह दूसरा है हमारा 3.5, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3.5, ठीक है। अब 3.5 को डबल कीजिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 को डबल कीजिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका याद करने का सिंपल तरीका है, एक हम 2.5 को डबल करते जाएंगे तो हमको कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। एक 3.5 को डबल करेंगे और कहाँ तक जाना है, 14 तक जाना है। तो देख सकते हैं 2.5 का डबल किए 5 आया, 5 को डबल किए 10 आया, 10 को डबल किए 20 आया। उसी तरह से जो 7, 14 और 20 बचा हुआ है तो इसको क्या किया, 3.5 से शुरू किया है, 3.5 लिख दिया, इसको डबल किए 7 हुआ, 7 को डबल किए 14 हो गया, ठीक है। तो
कैपिटल लेटर अपर केस की जो ऊंचाई होती है उसको याद हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। और आप ध्यान दिए होंगे पीछे जो मैंने एच लिखा था ना, डी इक्वल टू एच बाई 14 जो लिया था, और एच इक्वल टू हम कितने लिखे, एच इक्वल टू कितना लिए थे, 7 लिए थे, याद होगा आपको, ठीक ना। यहाँ पर 7/14 किए थे, तो यही वाला लिए थे, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं ले सकते हैं। और जो 5 लिया था वो भी यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 5 लिया हुआ है। तो ये दोनों में से मैंने दोनों को लिया था क्योंकि सिंपली ये नीचे से कट जाए। और भी इसमें से जो भी आपको चुनाव करना है चुनाव कर सकते हैं। उसी तरह छोटे लोअर केस के लिए अर्थात छोटे अक्षर के लिए, स्मॉल लेटर के लिए सेम वही कंडीशन है। 2.5, 3.5, 5, 7, 10 एवं 14 होता है। तो इसको भी उसी तरह से याद कर लेंगे। पहला क्या, 2.5 ले लिए यहाँ पे, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका डबल करेंगे जरूरत नहीं है क्योंकि ये 14 तक ही है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है 3.5 को हम लेंगे। 3.5 इसको डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसको डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 तक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग याद करके रखेंगे। बस यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो कैपिटल लेटर होता है वो 20 तक जाता है और जो स्मॉल होता है वो 14 तक ही जाता है, ठीक है ना। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम आपसे सवाल करें कि किसी भी लेटर का अगर हम यहाँ पे एच निकालते हैं, सॉरी डी निकालते हैं, डी इक्वल टू एच बाई 14 है, तो एच कहाँ से लेंगे हम लोग, अभी देखे हैं एच कहाँ से लेंगे, जिसमें 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 और 20 है, ठीक है ना। उसको यहाँ पर रख के अपना पेंसिल का लीड का चुनाव कर लेंगे, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल्स और समझिए। मान लीजिए आपको हम बोल दिए कि किसी लेटर की ऊंचाई 10 है, ठीक है ना। किसी लेटर की ऊंचाई एच इक्वल टू 10 है। अब इस 10 ऊंचाई वाले लेटर को लिखना है, तो मान के चलिए कि ये 10 हुआ, इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। ये ऊंचाई हो गया ना, ये कितना 10 हो गया। अब ये 10 mm के ऊंचाई वाले लेटर को लिखने के लिए हम जो पेंसिल लेंगे उसकी लीड की मोटाई कितनी होगी, जो भी पेंसिल लेंगे, जो भी हम ब्रश लेंगे उसका मोटाई कितना होगा, कितना मोटा वाला लेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, उसके मोटाई मतलब थिकनेस, डी इक्वल टू क्या होता है, ये 14 वाला नहीं लेंगे, ई वाला लेंगे, बी वाला लेंगे, ठीक है ना। बी वाला रेशियो से भी काम चल जाएगा। तो एच इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होगा, एच बाई 10, ठीक है। तो एच कितना है, 10 है, 10/10 कटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 1 mm वाला हम ले लेंगे, ठीक है ना। 1 mm के पेंसिल का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं, टाइप बी वाले में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं हम इस वाले से लिखेंगे, तो इससे भी लिख सकते हैं। तो ले लीजिए डी इक्वल टू एच बाई 14, मतलब एच कितना है 10 है, 10/14 कर लेंगे। और इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, पॉइंट में जो आएगा ऑप्शन वही आंसर होगा, ठीक है ना। नीचे क्योंकि बड़ा है ऊपर छोटा है तो पॉइंट में ही आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो उतना mm का पेंसिल ले लीजिएगा और उससे लिखिएगा, तो ये ऊंचाई के लेटर को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल पूरी तरह से कट जाए, वैसा ही लेटर का चुनाव किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। नहीं तो आप उल्टा सीधा लीजिएगा तो फिर आप एग्जैक्ट पेंसिल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब चौड़ाई निकालना हो, ठीक है। ऊंचाई निकाल लिए आप, एच निकाल लिए, ठीक है ना। एच निकल गया, आपका डी निकल गया, ठीक है ना। अब हमको डब्लू निकालना है। डब्लू मतलब चौड़ाई। जैसे ये लेटर हुआ तो ये यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, डब्लू हुआ, चौड़ाई हुआ। ये कितना चौड़ा लिखेंगे, ये लिखिए और ये भी लिख दिए, ये भी चौड़ाई है, इसका चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है ना, ये इसका कम है। तो ये दोनों इतना कम और ज़्यादा लिखे हैं, ये हम कैसे लिखते हैं, इसके निकालने की क्या विधि है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यदि चौड़ाई निकालना हो तो, ठीक है ना, तो चौड़ाई निकालना हो तो हम पहला समझेंगे टाइप ए, अपर केस में कैसे निकालते हैं। तो अपर एक केस में जो चौड़ाई निकालने का तरीका है, तो अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग चौड़ाई दिया हुआ है। जैसे देखिए आई को लिखना हो तो 1D लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, 1 और डी। डी मतलब वही अभी डी निकाला था, डी इक्वल टू जो थिकनेस निकाले थे 0.5 आया था, तो 1D बोल रहा है, तो 1 × 0.5 कर लेंगे यहाँ पे, तो वहीं इसका डी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जे और एल का कितना होता है चौड़ाई, सॉरी ये चौड़ाई कितना होता है डी, जे और एल का, तो 5D होता है। और सी एफ का कितना चौड़ाई होता है, डब्लू 6D होता है। उसी तरह बी डी का कितना होता है, 7D होता है। ए क्यू वी एक्स वाई का कितना होता है, 8D होता है। एम का 9D होता है और डब्लू का 12D होता है, ठीक है ना। ये इसकी चौड़ाई है। तो किसी भी लेटर को लिखना हो तो इससे हम लोग लिखते हैं कि चौड़ाई इसकी कितनी है। और टोटल काउंट की जाए तो 26 नहीं है, कम है। तो जो नहीं है उसके लिए वो जो बीच का शब्द होता है उसी के अनुसार हम लोग ले लेते हैं। वो चार्ट आता है,
किस चार्ट में कितना लिखते हैं। स्टैंडर्ड वाला ये है, जो इसमें मिसिंग है वो हम लोग का एक लेटर नॉमेरिकल जो ये लिखना होता है, चौड़ाई मोटाई किसको कितने में लिखें, उसके लिए एक बहुत बड़ी चार्ट आती है। ITI लेवल पर उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है और इसी को याद करके रखना है, ठीक है। आइए इसका भी हम याद करेंगे तरीका आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। देखिए पहला है आई जल सेप, आई जल सेप, ठीक ना, ये आई हो गया। JL जल सेप, CEF, ठीक ना, वो सेफ नहीं, ये दूसरा सेफ है, आई जल सेफ। और इसके बाद याद कर आई जल सेफ BD, आई जल सेफ BD, और इसको याद करना पड़ेगा AQVXY, ठीक है ना। और उसके नीचे M और W, मतलब M ऐसे लिखेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो काउंटिंग है, एक के बड़े डायरेक्ट 5 है, 6 7 8 9 और 12, ये तीनों साथ में 6 7 8 9 है, और ऊपर है 1 से 5 डायरेक्ट, और इसका 6 7 8 9, और इसके बाद 12 है, ठीक है ना। तो एक को याद करना है और लास्ट में 12 याद करना है। 1 और 12 के बीच में क्या है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 1 और 12 के बीच में 5 6 7 8 9, और इसी में D लगा दिया है सब में। यहाँ पे देखिए क्या किया है, D लगा दिया है, याद हो गया, सिंपल, ये टेबल याद कर सकते हैं। ये तो हुआ अपर केस, कैपिटल लेटर के लिए हो गया। अब स्मॉल के लिए देखते हैं, तो स्मॉल के लिए देखिए यहाँ पे सेम वही है, आई जल, लेकिन यहाँ पे FT1 लिखा है, इसमें कुछ डिजिट भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उनका किस तरह से हम चौड़ाई लेंगे वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 3 4 5 6 7 9 10, तो इसमें देखिए 3 4 5 6 7 यहाँ एक साथ है, और इसके बाद इसमें 8 नहीं है, 9 और 10 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 के बाद 3 से शुरू हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 1 के बाद सीधे हम चलेंगे 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है, 9 10 है, ठीक है ना। तो इसमें 2 और 8 हटा दिया है, बाकी यहाँ पे D लगा दीजिएगा, तो ये वाला चौड़ाई इसकी आ जाएगी, ठीक है। और इसको याद रखेंगे अपने ट्रिक के अनुसार कि पहला आई है, आई जल यहाँ भी है, आई जल, ठीक है ना। बाकी FT CR, इसके बाद ABCDEF, GHJK है, ठीक है। और बाकी का MW उधर वाला में, कैपिटल वाला में इसी तरह से MW था, यहाँ भी MW है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे भी याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आता है स्टाइल ऑफ लेटरिंग, अक्षरांकन की शैली। अब अलग अलग स्टाइल में हम लोग लेटर को लिखते हैं, तो ड्राइंग में जो लेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग में जो हम लोग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो कुल 4 तरह के स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग में 4 तरीके का स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो स्टाइल है गोथिक शैली, ठीक है ना। पहला जो स्टाइल कौन सा है, गोथिक शैली। दूसरा होता है रोमन शैली, तीसरा होता है इटैलिक शैली, और चौथा होता है टेक्स्ट शैली, ठीक है ना। तो ये चारों को हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार अब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब किसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो होता है गोथिक शैली, ठीक है ना। गोथिक शैली का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गोथिक शैली, ठीक है। तो आइए समझते हैं गोथिक शैली को। अब गोथिक शैली में क्या होता है कि इन अक्षरों एवं अंकों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। इनके अंक और अक्षरों की जो स्ट्रोक की मोटाई होगी वो समान होगी। मोटाई के मतलब थिकनेस, वो कितना पतला होगा कितना चौड़ा होगा वो सब समान होता है। जैसे ये लिखा हुआ है और B, ये दोनों की मोटाई समान है। चाहे किसी भी लेटर अंक को यहाँ पर देखेंगे तो एक ही मोटाई में लिखा हुआ है, एक ही थिकनेस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेम इधर देखिए, सिंगल स्ट्रोक को देखिए, डबल स्ट्रोक है, सिंगल स्ट्रोक वाला को देखिएगा तो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है सबका थिकनेस सेम है। लग रहा है कि इसका डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब एक ही स्टाइल में लिखा हुआ है। ये सिंगल स्ट्रोक में लिखा हुआ है, ये डबल स्ट्रोक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा है कि इसके अक्षर एवं अंकों की जो चौड़ाई होती है सम संख्या में होती है। इसके अंकों और अक्षरों की जो चौड़ाई होती है वो सम संख्या में होती है। सम संख्या मतलब 2 होगा, या तो चौड़ाई 2 mm होगा, नहीं तो 4 mm होगा, नहीं तो 6 mm होगा, नहीं तो 8 mm होगा, नहीं तो 10 mm होगा, ठीक है। तो मतलब सम संख्या में इसकी थिकनेस होती है, चौड़ाई इसकी क्या होती है, सम संख्या में होती है। ऊपर क्या था, ये मोटाई समान होती है, और चौड़ाई जो होता है, मतलब ये चौड़ाई का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए चौड़ाई का मतलब यहाँ से यहाँ जो ये है, यहाँ से यहाँ जो ये है, मतलब नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, ये कौन संख्या में होता है, सम संख्या में होता है। या तो 2 mm की दूरी पर लिखा हुआ, 2 mm की चौड़ाई होगा सबका, नहीं तो 4 mm का होगा, नहीं तो 6 mm का। जब भी होगा ये सम डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है, एक मोटाई और एक चौड़ाई। मोटाई जो होता है सब सारे लेटर का समान होगा,
और जो चौड़ाई होगा इसका सम संख्या में होगा, ठीक है ना। तो याद करके रखेंगे इसको, 2 पॉइंट्स को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, रोमन शैली। अब रोमन शैली क्या होता है आइए समझते हैं। पहला पॉइंट से इसमें, इस शैली में अक्षर एवं अंकों को पतली और मोटी लाइनों से बनाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, पतली और मोटी लाइनों से हम लोग क्या करते हैं, रोमन शैली को लिखते हैं। रोमन शैली में जो भी वर्ड्स और टेक्स्ट लिखे जाते हैं या डिजिट लिखे जाते हैं वो उसको पतली और मोटी लाइनों से मिलकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये रोमन शैली है, आपको सामने दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ होता है रोमन शैली। बड़ा छोटा दोनों में लिखा हुआ है, पतला और मोटा लाइन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पतला और मोटा लाइन क्या है। तो देखिए जैसे टाइम्स है, टाइम्स के यहाँ पर देखिए ये टाइम्स लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये टी के ऊपर वाला चीज़ों को देखिए, ये कुछ पतला है और नीचे बीच वाला मोटा है, नीचे फिर पतला हुआ है। तो पतला और मोटा लाइन को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए बहुत सारे वर्ड्स है, देखिए यहाँ पे ये के को ही देखिए, ये वाला मोटा है, ये वाला पतला है, ये वाला फिर मोटा है। मतलब मोटा और पतला दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग रोमन शैली को लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे वर्ड्स में आपको मोटा पतला दिख रहा होगा। यू की बात करते हैं, देखिए यू को इधर वाला मोटा है और इधर वाला पतला है। तो रोमन शैली पर ध्यान नहीं देंगे, अब ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा मोटा और पतला लिखकर। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ये वाला भाग इसका मोटा और ये वाला पतला है। मतलब मोटा और पतला का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग रोमन शैली में वर्ड्स को लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, इटैलिक शैली। इटैलिक समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, थोड़ा सा झुका हुआ लिखा जाता है। तो जो इटैलिक होता है तो यहाँ पे 15 डिग्री झुकाकर हम लिखते हैं। जैसे एम लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एम को हाईलाइट करते हैं। देखिए एम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा एम। अब एम जो लिखा हुआ तो देखेंगे कि ये 15 डिग्री इंक्लाइन करके लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इटैलिक में जो भी लेटर को लिखते हैं वर्टिकल से 15 डिग्री झुका देते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है। देखिए ये जो कोण है टोटल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री है तो इसमें से हम 15 डिग्री झुका देंगे, मतलब यहाँ से 15 डिग्री झुका कर लिखते हैं। जैसे एम लिखा हुआ तो इसको एम लिखेंगे इसको, और इसको हम एम करते हैं तो एम ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से 15 डिग्री झुक गया, तो इधर से कितना झुक जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है ना। और 15 75 का जोड़िएगा तो 90 हो जाता है। तो इधर से 15 टिल्ट है और इधर से 75 है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि 90 इटैलिक जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको कितने डिग्री झुका कर लिखा जाता है। तो इसको वर्टिकल से 15 डिग्री झुका कर लिखा जाता है। इसको वर्टिकल से कितना 15 डिग्री झुका जाता है ना। ये वर्टिकल हो गया, ये वाला वर्टिकल हो गया, इधर से हम लोग कितना करते हैं 15 डिग्री झुका देते हैं। और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुकाते हैं। इधर से कितना करते हैं हम लोग 75 डिग्री झुका देते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से कि इधर से वर्टिकल से, ये वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल से 15 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल से कितना है 75 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटैलिक शैली में लिखे हुए शब्दों को हम लोग हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री झुकाते हैं, तो 75 डिग्री, और इटैलिक में लिखे हुए शब्दों को वर्टिकल से कितना झुकाते हैं, तो 15 डिग्री। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे और यही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इटैलिक शैली के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट जो हमारा बचा हुआ चौथा टेक्स्ट शैली, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आ गया ये टेक्स्ट शैली, ठीक है ना। टेक्स्ट शैली एक्चुअली क्या होता है, पेंटर लोग यूज करते हैं, ये ड्राइंग में यूज नहीं होता है, ये हमारे लिए है ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला है, इसकी चौड़ाई मोटाई की कोई अनुपात नहीं होती है, ये अच्छा दिखे इसके लिए ये बनाया जाता है। इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से लिखा जाता है। जैसे इसी को देखें, इसमें 4 बी लिखा हुआ है, चारों बी अलग अलग तरीके का लिखा हुआ है ना। इसमें कोई ड्राइंग के किसी भी मानक का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, सजावट में, पेंटिंग में, सजावट पेंटिंग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग इंजीनियरिंग में नहीं किया जाता है। पूछता है कि इसमें से चारों में से कौन सी शैली है जिसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग में नहीं करते हैं, तो वो है टेक्स्ट शैली, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रोक। लेटर जो होता है ना, जो लेटर लिखा जाता है तो अलग अलग स्ट्रोक में लिखा जाता है। तो 2 तरह के स्ट्रोक होता है, सिंगल स्ट्रोक, एक डबल स्ट्रोक। लेटर को लिखने का जो तरीका है, किसी शब्द को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रोक में या तो डबल स्ट्रोक में, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रोक क्या था और डबल स्ट्रोक क्या था, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। हेडिंग डालिएगा लेटरिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, स्ट्रोक के अनुसार अक्षरांकन, ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक, ठीक है ना। पहला क्या पढ़ेंगे, सिंगल स्ट्रोक लेटर। सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है आइए समझते हैं।
पहला है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे फ्री हैंड लिखा जाता है। जो सिंगल स्ट्रोक होता है उसको फ्री हैंड लिखते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल जो लिखते हैं ना वो सिंगल स्ट्रोक में लिखते हैं। आप कॉलम से कॉपी पे जो लिखते हैं वो सिंगल स्ट्रोक में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको फ्री हैंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनमें अक्षर की लाइन की मोटाई पेंसिल के लीड की मोटाई के समान होती है, उन्हें सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं। वैसा लेटर जिसको जो लिखा जाता है उसकी जो मोटाई होती है वो पेंसिल का जो लीड होता है उसी के मोटाई के बराबर होता है, उसको हम सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ए लिखें, ए और बी लिख दिया, ठीक है ना। और ए और बी जो लिखा गया इसकी मोटाई देखें, थिकनेस को देखें, मतलब मोटाई को देखें, तो इसका जो लीड है ना, ये मार्कर से जो लिख रहे हैं इसकी लीड की मोटाई के बराबर ये लिख रहा है, ठीक है ना। और पतले पेंसिल से लिखेंगे, जैसे आप कलम से लिखते हैं, ये कलम है, कलम से अगर आप लिखे तो इसकी जो मोटाई 0.5 mm है तो 0.5 mm का ही लिखाएगा। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर पेंसिल के लीड की जो मोटाई होती है ना, जो थिकनेस होती है उसी के अनुसार लिखा जाता है, उसको सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। तो 2 पॉइंट यहाँ पर समझ लिए। तीसरा पॉइंट समझिए कि पेंसिल से एक बार में बिना मोटाई को बढ़ाए बनाए अक्षर सिंगल स्ट्रोक लेटर कहलाते हैं। मतलब पेंसिल से एक बार में जो लिखते हैं, पेंसिल या कलम बोलिए या मार्कर बोलिए, बिना इसको इधर उधर किए एक बार में जो लिखते हैं वही सिंगल स्ट्रोक लेटर होता है। पेंसिल को बिना उठाए उठाए, ये 2 बार नहीं, एक बार ऐसे लिखा, इसी पे एक बार और लिख दी थी, डबल स्ट्रोक हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक में एक ही बार में पेंसिल को बिना इधर उधर किए जो लिखते हैं उसको सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इसमें, इनमें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाओं को बाएं से दाएं तथा वर्टिकल रेखाओं को ऊपर से नीचे लिखा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सिंगल स्ट्रोक लेटर में जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला इधर से इधर जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जो लिखेंगे तो बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, लिखते हैं ना, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लिखी जाती है लेटर वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। लेकिन अगर वर्टिकल में लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। वर्टिकल में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे लिखने का हो, जैसे लिखना हमको राम, ऊपर से नीचे लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे राम, R A और M। तो हम क्या लिखे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे। हम कभी भी राम को R A M नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, R A M नहीं लिखेंगे, मतलब नीचे से ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो याद रखेंगे कि सिंगल स्ट्रोक लेटर में अगर वर्टिकल लिखना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, और हॉरिजॉन्टल लिखना हो तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डबल स्ट्रोक। अब डबल स्ट्रोक लेटर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इसमें अंकों एवं शब्दों को वर्गाकार ग्राफ बनाकर लिखा जाता है। इसमें अंक और शब्द को वर्गाकार ग्राफ बनाकर लिखा जाता है। जैसे ये ए जो लिखा हुआ है ना, इसको देखेंगे तो ये एक वर्ग में एक वर्गाकार स्थिति में आएगा। इसे मिलाएंगे तो एक वर्ग का निर्माण करता है, ठीक है ना। कोई भी लेटर को यहाँ मिलाएंगे तो देखेंगे इसके जो बाहरी वाला चीज़ होता है ये एक वर्ग का निर्माण करता है। स्क्वायर के अंदर में लिखा रहता है सारा वर्ड, और एक बार में नहीं, एक बार में इसका बाहरी एरिया को हम लोग बनाते हैं, इस तरह से बाहरी एरिया को बनाते हैं, ठीक है, और बीच में रंग भर देते हैं, या इसको 2 या 3 बार पेंसिल को इधर उधर करके इसको अच्छे से कलर कर देते हैं, तब इसको हम डबल स्ट्रोक बोलते हैं। तो डबल स्ट्रोक कोई भी लेटर देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग का निर्माण कर रहा होगा, एक स्क्वायर के अंदर में लिखा होगा। कोई भी लेटर की तो एक स्क्वायर के अंदर में फिट बैठ जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे डबल स्ट्रोक, ठीक है। इनमें शब्दों एवं अंकों के स्ट्रोक की मोटाई बनाए गए ग्राफ के वर्ग की जितनी होती है। इसमें जो शब्द और अंकों की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, बनाए गए ग्राफ के अकॉर्डिंग ही होती है, उसी के अनुपात में होता है, ठीक है। इन वर्गों के बने शब्द एवं अंकों को स्याही या पेंसिल से रंग भर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो बना हुआ है ना, इसमें स्याही या पेंसिल से हम लोग रंग भर देंगे। जैसे इसको हम रंग भर रहे हैं, ठीक है ना, आप देखेंगे रंग भरने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो डबल स्ट्रोक लेटर जहाँ पर देखेंगे पेंटिंग की जाती है ना, वो डबल स्ट्रोक में रहता है, ठीक है ना। बाद में उसको रंग भर के इस तरह से कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितना बेहतरीन ए दिख रहा है। तो बेहतरीन एक ए जो लिखा हुआ है एक बार में नहीं लिखा हुआ है, इससे पहले इसको इस तरह से बनाया गया था और इसमें रंग भरा हुआ है, ठीक है ना। बी को भी रंग भरेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा। मतलब जो भी पेंटिंग की जाती है, पेंटिंग वाली चीज़ों को हम लोग ना डबल स्ट्रोक में लिखते हैं, एक बार ऐसे बना देते हैं, एक बार रंग भरते हैं, ठीक है। उससे लेटर बहुत काफ़ी अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है और बोल्ड दिखता है, ठीक है ना। कुछ इसमें रंग कुछ अच्छे से हम नहीं भर पाए हैं, लेकिन रंग भरने के बाद कुछ इस तरह से सुंदर दिखेगा, ठीक है ना। पहले से आपको बहुत सुंदर दिख रहा होगा, इससे सुंदर दिख रहा है ना, तो मतलब ये डबल स्ट्रोक में लिखा हुआ है। एक बार लिखेंगे, एक बार रंग भरेंगे तो ये हो जाता है। है कि इन्हें आमतौर पे 7.5 के अनुपात में लिखा जाता है।
इसके किस अनुपात में लिखा जाता है? 7.5 के अनुपात में इसे लिखा जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, तो आइए समझते हैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। पहला है कि अक्षरों का नामांकन उनकी ऊंचाई से किया जाता है। कोई भी अक्षर है उसका जो नामांकन होता है उसकी ऊंचाई से होता है। ठीक है ना, उसकी ऊंचाई से हम लोग इस अक्षर को जानेंगे। तो इसको अगर बोलेंगे कितना ऊंचाई है तो बोल सकते हैं कि 7D है या 5D है, मतलब ठीक है ना, H= आप बता सकते हैं, मतलब इसकी ऊंचाई से हम इसको जानेंगे। ठीक है ना, उसका नामकरण उसकी ऊंचाई से किया जाता है, मोटाई और चौड़ाई से नहीं। किस होता है? अक्षर का नामांकन ऊंचाई से होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कुछ अपवाद को छोड़कर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। एक दो अपवाद है जहां पे हम लोग स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% में हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? नोट्स लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शब्द की ऊंचाई का चुनाव कार्य के अनुसार किया जाता है। जो शब्द का जो ऊंचाई का जो चुनाव करना है कार्य के अनुसार करते हैं। ठीक है ना, हेडिंग देना है तो थोड़ा सा बड़ा में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हेडिंग देना है नोट, तो नोट थोड़ा बड़ा में लिख दिए। इसी को सब हेडिंग में लिखना है तो थोड़ा छोटा में लिखेंगे। इसको हम लोग को पूरा पैराग्राफ में लिखना है तो और छोटा लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो कौन से कार्य में इसका यूज कर रहे हैं उसके अनुसार हम इसकी हाइट को डिसाइड करते हैं कि हम अक्षर को हाइट कितना रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट कि अगर हम ड्राइंग में मुख्य शीर्षक मेन हेडिंग डालेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी 6 से 8 mm होगी। और ड्राइंग शीट पे मेन हेडिंग अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी शब्द की जो ऊंचाई होगी, टाइटल का जो ऊंचाई होगा 6 से 8 mm का होगा। ठीक है, अगर उसका सब हेडिंग सब टाइटल उप शीर्षक लिखेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी 3 से 6 mm की, 3 से 6 mm 3 से 6 mm में लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह विभिन्न नोट्स तथा बीमाओं को मान इत्यादि 5 mm की ऊंचाई में लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार के बीमा मतलब डायमेंशन या कुछ नोट्स लिख रहे हैं उसको हम लोग 5 mm के ऊंचाई में लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि किसको कितने में लिखते हैं। तो चलिए आइए इसको रिमेंबर आपको करा देते हैं एक बार अच्छे से। रिमेंबर क्या करना है, तो हम लोग शीर्षक, जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, मेन टाइटल जो होता है वो 6 से 8 mm में लिखा जाता है। ठीक है, उसके नीचे वाला मतलब उप टाइटल को लिखेंगे तो 3 से 6 mm में। ठीक है, 6 से 8 और 3 से 6। और जो ऐसे नोट्स वगैरह लिखते हैं वो 5 mm में लिखते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ लेटर। स्पेसिंग ऑफ लेटर क्या होता है? तो स्पेसिंग ऑफ जो लेटर होता है, आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम समझेंगे स्पेसिंग ऑफ लेटर। ठीक ना, कि स्पेस जो देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये राम है, RAM राम लिखे हैं। ठीक है ना, राम के बाद हम मोहन लिख दिए, MOHAN मोहन। ठीक है, तो ये राम और मोहन के बीच में जो स्पेस दिए हैं, ये स्पेस हम लोग कितना रखते हैं, इसके लिए क्या मानक है, इसके लिए क्या किस तरह से हम रखते हैं? ये राम और एक कैरेक्टर के बीच में जो दूसरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, एक अक्षर के बीच में दूसरा अक्षर लिखा है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप के लिए हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं कि कितना गैप रखना है? ये तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग स्पेस देते हैं, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी नाम हो, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, अगर अभिषेक लिखते हैं ABHISHEK, अभिषेक और राज। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द लिखा गया, एक अभिषेक और एक राज। अभिषेक और राज के बीच में ये जो गैप है, ठीक है ना, ये जो गैप है, ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो ए और बी के बीच में जो दूरी बचा हुआ है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से हम कितने ऊंचाई पे लिख रहे हैं और बेस लाइन से कैसे लिखा जाता है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। ये जो फिगर है गूगल से डाउनलोड किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें गलत लिखी गई है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग अपने जो निम्मी में लिखा हुआ है उसके अनुसार इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो आइए निम्मी वाला आपको दिखाते हैं। ये रहा निम्मी वाला। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर लिख दिया कौन किसको लिए लिख करते हैं। तो ए लेटरिंग ए टाइप के D=H/14। ए वाला में क्या होता है, D=H/14 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर कैपिटल लेटर की बात करें, ठीक है ना, कैपिटल लेटर की बात करें उसमें हम लोग किस तरह से लिखते हैं, उसकी इसका पे यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। आइए समझते हैं। पहला, लेटरिंग हाइट ऑफ कैपिटल्स। जो एच शब्दों की जो ऊंचाई होती है
या किसी भी अक्षर की जो ऊंचाई होती है वो उसके लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो एच लिखकर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब किसी भी लेटर का हाइट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे डी, तो डी की जो हाइट होगी इस तरह से हम एच से इसको दर्शाएंगे कि ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, हाइट है, और इसको लिए हम एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डी के लिए हाइट क्या हुआ, एच हो गया। किसी भी लेटर का हम लोग हाइट को दिखाने के लिए एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ लोअर केस लेटर। लोअर केस कोई लेटर है, मान लीजिए कि लोअर केस में हम क्यू की बात करें, ये क्यू है, तो क्यू में बोला है कि विदाउट स्टीम और टेल। विदाउट स्टीम और टेल का मतलब एक क्यू लिखा हुआ है, एक क्यू हम ऐसे लिखते हैं, आइए एक ए लिख कर देखते हैं, ठीक है। एक ए सिंबल ऐसे लिखते हैं और एक हम लोग ए ऐसे लिखते हैं, तो इसमें ये स्टीम हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है। नीचे वाला टेल, ऊपर वाला स्टीम हो गया। तो विदाउट स्टीम और टेल मतलब ये वाला नहीं, इसकी बात कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी अगर हम हाइट लिखे तो उसके लिए सी का सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये ए लिखे हैं, ठीक है ना, इसके लिए अगर हाइट की हम बात करें तो यहाँ पर सी लिख देंगे। स्मॉल लेटर के लिए जो हाइट का प्रयोग किया जाए जिसमें स्टीम और टेल नहीं हो, उसके लिए हम लोग सी सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेशियो होती है 10:14 होती है, 10:14 इंच होती है, ठीक है ना। और कैपिटल के लिए 14:14 इंच होती है, ठीक है। अब बोला स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, दो अक्षरों के बीच की जो स्पेस होता है उसके लिए हम लोग क्या ए का प्रयोग करते हैं। जैसे RAM राम, ठीक है ना, तो राम के आर और ए के बीच में जो गैप है ना उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए से हम दर्शाएंगे कि कितना गैप है। यहाँ पे हम लोग कह लेते ए इक्वल टू हो सकता है 3 mm हो, 2 mm हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन से मिनिमम स्पेस कितना है उसके लिए हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन से मिनिमम कितने स्पेस पर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए राम लिख रहे हैं, RAM राम, ठीक है, और ये हमारा बेस लाइन है। तो बेस लाइन से हम लोग थोड़ा सा गैप रखते हैं, किस तरह से लिखते हैं उसके लिए हम लोग जो सिंबल का प्रयोग करते हैं वो बी का प्रयोग करते हैं। इसका जो रेशियो होता है 20:14 होता है, 14 इंच होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब लिखा है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, दो शब्दों के बीच के जो गैप होता है उसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, कैपिटल। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन लिखा हुआ है, तो ये दो शब्द हुआ, राम और मोहन दो अलग अलग शब्द हुए, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग ई से यहाँ पर दर्शाएंगे। ई इक्वल टू हो सकता है 5 mm हो सकता है, 10 mm हो सकता है, जितना भी रखना चाहेंगे उतना रख सकते हैं, ठीक है। और थिकनेस ऑफ लाइन, थिकनेस ऑफ लाइन अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें, कैपिटल लेटर में थिकनेस ऑफ लाइन की ज्ञात करना हो तो हम लोग सिंबल डी का प्रयोग करते हैं और इसका अनुपात 1:14 होता है, ठीक है ना। ये पहले से भी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल ए लेटर की अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो ये स्पेसिंग का सिंबल है, ये वाला सिंबल है स्पेसिंग का, और ये इसका रेशियो है। ध्यान में रखिएगा, वैसे इससे प्रश्न नहीं आते हैं, तो कभी कभी आ भी सकता है, ठीक है। उसी तरह से बी टाइप की लेटरिंग होती है, मतलब लोअर केस की हम बात करें, लोअर केस में कैसे लिखा जाता है। तो लोअर केस में अगर हम लेटरिंग हाइट की बात करें, कैपिटल लेटर्स की बात करें, ठीक है ना, लोअर केस में डायरेक्ट कैपिटल से नहीं होता है, कैपिटल के बाद लिखा जाता है ना HIGHT, स्मॉल पहला तो बड़ा ही लिखा जाता है, इसलिए दोनों में बड़ा दिया जाता है। इसमें जो लोअर केस में जो बड़ा लिखा जाता है ना उसका स्मॉल एच से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल एच से, और इसकी रेशियो 10/10 इंच होती है। उसी तरह से हाइट ऑफ लोअर केस लेटर विदाउट टेल और स्टीम, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, इसका जो रेशियो होता है 7:10 इंच होता है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर ये ए से करते हैं, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन बी से करते हैं, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स ई से करते हैं, और थिकनेस ऑफ लाइन डी से करते हैं। तो इस सिंबल देखें तो लगभग मैच करता है, या कैपिटल लेटर की बात करें या स्मॉल लेटर की बात करें, सिंबल मैच करता है लेकिन रेशियो मैच नहीं करता है। रेशियो आप देखें तो अलग है, सिंबल मैच कर रहा होगा। जैसे पहला का एच है तो दूसरा इसके पीछे वाला में देखेंगे आप तो उसमें भी शायद एच ही है, देखिए एच है, उसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सिंबल सेम है लेकिन ये वाला रेशियो डिफरेंस है। देखिए आप, यह 14/14 यहाँ पे क्या है 10/10 है ना। तो ये रेशियो आपको ध्यान देना होगा, रेशियो में डिफरेंस है लेकिन सिंबल सेम तरीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, और ये चैप्टर क्या था हमारा, लेटरिंग एंड नंबरिंग्स, लेटर और नंबर को कैसे लिखा जाता है, इसके जो बेसिक चीज है उसको मैंने बताया है। क्योंकि ये रेलवे के सिलेबस में नहीं है लेकिन
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इसको हम एक क्लास में कंप्लीट कर दिए और शॉर्ट में आपको बता दिए। ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। थोड़ा बहुत कहीं इसका ज़रूरत पड़ता है तो जो ज़रूरत वाला चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा बता दी है, ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा बता दी है। ज़रूरत की चीज़ इसमें बहुत ही कम है और हमारे सिलेबस भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी था समझने के लिए, तो आपको मैंने बता दिया। इसको थोड़ा बहुत याद ध्यान में रखेंगे। और अगला जो चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक फिगर है, तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। और तीसरा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसमें इससे भी प्रश्न होंगे और पहले चैप्टर से भी प्रश्न मिलाकर पूछे जाएंगे। टेस्ट नंबर 2 आप लोग दीजिएगा, जिस जो टेस्ट का नाम होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइन एंड लेटरिंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स करके टेस्ट होगा, उसको देना है। टेस्ट नंबर 2 होगा, ठीक है, उसको आप लोग लगाएंगे और इसके बाद उसका हम सोल्यूशन वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, और चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है ज्योमेट्रिक फिगर। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, लेसन 3, ये दूसरा टॉपिक था, ठीक है ना, उसको मिस नहीं करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल मेरा साथ दीजिए और विश्वास करके पढ़िए। एग्जाम में लोको पायलट एएलपी में आपका एक भी प्रश्न ड्राइंग और साइंस से नहीं छूटने वाला, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं और हम इसे बिल्कुल ही सीरियस लेके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सीरियस रहेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारा चीज़ प्रैक्टिस का है, क्वेश्चन का हम भरपूर प्रैक्टिस करने वाला है। अभी चैप्टर वाइज दे ही रहे हैं आपको, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट आपका हो रहा है, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट भी आपको देंगे और सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़ते रहिए, जैसे एग्जाम आ जाएंगे धुआंधार हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए